Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Med EG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the ninth and last lecture of chapter 9, that is the making of regional culture. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 8 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 8 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था क्लोजर लुक बंगाल में ही वहाँ के टेम्पल्स के बारे में और पीर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फिश एज फूड। ये भी क्लोजर लुक बंगाल का ही सब टॉपिक है। तो फिश और फूड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे फिश जो है वहाँ का लोकल फूड बन गया। तो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। तो किसी भी जगह पे जो परंपरागत फूड हैबिट है, यानी कि काफ़ी समय से वहाँ के लोग वही चीज़ को खाए आ रहे हैं, तो इसका एक ही रीज़न होता है कि ज़रूर वो फूड वहाँ पे लोकली अवेलेबल फूड आइटम में शामिल होगा। क्योंकि वहाँ पे लोकली जब तक अवेलेबल नहीं होगा, बाहर से मंगा करके कोई कितने दिन तक खाएगा, कितना जनरेशन खाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ लोकली अवेलेबल है तभी वो ट्रेडिशनल फूड हैबिट में शामिल हो सकता है। तो बंगाल जो है वो एक रिवरिन प्लेन है, यानी कि ऐसा प्लेन यानी कि वो वाला प्लेन नहीं, ठीक है। प्लेन यानी कि जो नदी के किनारे वाला जो पोर्शन होता है, जो माउंटेनियस नहीं है। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल वाला रीजन जो है, थोड़े मोड़े माउंटेन तो है। अब ऐसा कमेंट मत करने लगना कि माउंटेन तो है ही यहाँ पे। प्लेन यानी कि जो समतल इलाका है, ठीक है, जहाँ पे खेती होता है, खूब अच्छे से होता है, तो वो वाला। तो बंगाल भी उसी रिवरिन प्लेन का एक हिस्सा है, जहाँ पे काफ़ी सारे नदियाँ हैं। तो जहाँ रिवरिन प्लेन वाला इलाका होता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो यहाँ पे जो है राइस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और रिवर है यानी कि पानी है तो मछली होगा ही। अंडरस्टैंडेबली दीज टू आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन मेन्यू ऑफ एवरी पुअर बंगाली। तो यहाँ पे चावल और मछली दोनों का प्रोडक्शन खूब होता है, इसीलिए हर बंगाली, और स्पेशली जो है गरीबों का बात किया जा रहा है, जो कि मतलब अच्छे अच्छे पकवान अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके थाली में ये दो मेन्यू में ये दो चीज़ ज़रूर देखने को मिलता है, एक तो मछली और दूसरा चावल। Fishing has always been an important occupation and Bengali literature contains several reference to fish। तो फिशिंग यहाँ पे जो है हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, लोगों का पेशा रहा है। यहाँ के अधिकांश लोग जो है फिशिंग का काम करते हैं, मछली मारने का काम करते हैं, मतलब मछली को मारना और उसके बाद उसका बिजनेस करना, व्यापार करना। इसके अलावा जो बंगाली लिटरेचर है, वहाँ पे बंगाली जो साहित्य है उसमें भी बहुत सारा रेफरेंस दिया हुआ है फिशिंग के बारे में। फिश से रिलेटेड बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई है कि जिस चीज़ों के बारे में किसी लिटरेचर में जिक्र होता है तो इससे पता चलता है कि वो चीज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि फिश जो है वो बंगाल के फूड हैबिट में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। What is more, terracotta planks on the walls of temples and viharas depict scenes of fish being dressed and taken to market in baskets। इसके अलावा देखा जाए तो टेराकोटा प्लैंक्स यानी कि जो मिट्टी होता है ना, उसका बनाया हुआ प्लैंक, यानी कि सुंदर सुंदर सा जो कोई सजीला वस्तु हो जाए, ठीक है, उसको बनाया हुआ ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल, टेम्पलों के वाल पे, एंड बिहारा यानी कि जो बुद्धों का मठ होता था उस पे कुछ बनाया जाता था मिट्टी का, जो कि डिपिक्ट करता था सीन्स ऑफ फिश, यानी कि मछलियों के दृश्य को बनाया जाता था टेराकोटा प्लैंक्स में। यानी कि मिट्टी के मतलब टुकड़ों से सजाया जाता था बना करके उस पर, जिससे ये पता चलता है कि फिश को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। इसमें दिखाया जाता था कि फिश को जो है काफ़ी अच्छे से ड्रेस किया गया है, उसके बाद उसको मार्केट लेकर के जाया जा रहा है, मतलब बास्केट में लेकर के मार्केट जाया जा रहा है। तो इस सब से इंपॉर्टेंस को दिखाया जा रहा है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका। ब्राह्मण्स वेयर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। शुरू में जो है ब्राह्मणों को नॉन वेजिटेरियन फूड खाना अलाउ नहीं किया गया था धर्मशास्त्रों के हिसाब से, लेकिन फिश का बढ़ता पॉपुलरिटी को देख करके जो है ब्राह्मणों से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी वहाँ के लोकल डाइट में जो है शामिल हो गया। यानी कि ब्राह्मण भी अब खुद को रोक नहीं पाए इसको खाने से। जो बृहद धर्म पुराण है 13th सेंचुरी का, एक संस्कृत का टेक्स्ट है बंगाल का, तो उसमें जो है ब्राह्मणों को, लोकल जो ब्राह्मण थे बंगाल के, उनको परमिशन दे दिया गया कि वो सर्टेन वैरायटीज ऑफ फिश को खा सकते हैं। यानी कि कुछ खास किस्म के मछली, सब मछली तो नहीं लेकिन कुछ खास मछली है जिसको वे लोग ग्रहण कर सकते हैं भोजन के रूप में।
ये एक पिक्चर है फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। फिश को जो है काफ़ी अच्छे से सजाया गया है डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि मतलब लोकल लोगों घरेलू लोगों को खाने के लिए। टेराकोटा प्लैंक फ्रॉम द विशालाक्षी टेम्पल, आराम बाग का ये पिक्चर है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। इल्सवेयर, इसी टाइम में दुनिया के किसी अदर पोर्शन में क्या चल रहा था, तो उस टाइम चल रहा था इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप। यूरोप में जो है एक नेशन स्टेट का भावना का इमरजेंस हो रहा था। नेशन स्टेट का भावना यानी कि आप आज इंडिया में, तो आपके अंदर ये भावना है कि आप इंडियन हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों के अंदर एक अपना नेशन, एक अपना स्टेट का कोई भावना ही नहीं था। तो 18th सेंचुरी तक यूरोपियन लोगों को ये लगता था कि वो लोग किसी इम्पायर के हिस्सा हैं, किसी साम्राज्य का हिस्सा है। भारतीयों को भी ऐसा ही लगता था कि वो लोग एक मुगल इम्पायर में है, तो मुगलों का जितना इम्पायर है वो उनका हो गया। तो इस टाइप से होता था। तो वैसे ही वहाँ के लोगों को लगता था कि वो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के हैं या किसी चर्च के मेंबर हैं, चाहे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के, मतलब उनके अधीन में आते हैं। उनके अंदर अपने राष्ट्र का फीलिंग नहीं था, नेशनलिज्म था ही नहीं, राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी 18th सेंचुरी तक। लेकिन 18th सेंचुरी के आखिरी समय में जब 18th सेंचुरी ख़त्म होने वाला था, तो लोग आइडेंटिफाई करने लगे अपने आप को मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी, एक ऐसे कम्युनिटी, एक ऐसा समुदाय का मेंबर जो कि स्पोक करता है एक कॉमन लैंग्वेज सच एज फ्रेंच और जर्मन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे कम्युनिटी से खुद को फील कर रहा है कि वो फ्रेंच बोल रहा है, तो वो अपने आप को 18th सेंचुरी के लास्ट तक जो है इतना समझ हो गया कि वो अपने आप को फ्रेंच कम्युनिटी का पार्ट समझने लगा। कोई जर्मन बोलता था तो उसको लगता था कि नहीं, मेरा जर्मन कम्युनिटी है, हम जर्मन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये जो भावना था वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टार्ट हुआ था। तो ये हम लोग इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी बंगाल में जो लैंग्वेज का भावना डेवलप हुआ उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। शुरू में मलयालम का भी देखे थे कि कैसे एक लैंग्वेज रीजन में जो है मलयालम का भावना, मतलब मलयालम एक लैंग्वेज के रूप में उभरा। तो वैसे ही यहाँ पे भी होने लगा था यूरोप में भी अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी कि जब 19th सेंचुरी का स्टार्ट होने लगा तो अब लोगों के अंदर ये भावना बढ़ चुका था कुछ हद तक। अब कुछ बदलाव दिखने लगे, जैसे रोमानिया के स्कूल का टेक्स्ट बुक जो था वो अब रोमानिया भाषा में ही लिखा जाने लगा। पहले वो ग्रीक भाषा में लिखा जाता था जो उनका भाषा नहीं था। अब जो है वो लोग रोमानिया भाषा में ही अपना टेक्स्ट बुक को लिखवाने लगे। हंगरी के लोग जो थे वो हंगरियन भाषा को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज जो है क्या कर लिए, एडॉप्ट कर लिए इंस्टीड ऑफ लैटिन। पहले जो है ज़्यादातर दो भाषाएं ही थी, ग्रीक और लैटिन। तो ये लोग जो अब ग्रीक और लैटिन को छोड़ करके अपना अपना जो क्षेत्रीय भाषा था उसको अब ये लोग क्या करने लगे, अपनाने लगे। These and other similar development created the consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation। और यहीं से लोगों के अंदर जो है ये कॉन्सियसनेस, ये भावना जागी कि उनका जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है वही एक सेपरेट नेशन का पार्ट बन सकता है या सेपरेट नेशन का पार्ट है। फ्रेंच बोलने वाले को लगने लगा कि फ्रांस जो है उनका देश बनना चाहिए, जितने फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो वहाँ पे होने चाहिए। तो इस टाइप का जो कॉन्सियसनेस था वो 19th सेंचुरी के शुरुआती टाइम में आया। एंड दिस फीलिंग वाज स्ट्रेंथेंड बाय द मूवमेंट्स फॉर इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन इन द लेट 19th सेंचुरी। और बाद में जो है इटली का यूनिफिकेशन हुआ, उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। ये सब इसी का रिजल्ट था या इसी का इम्पैक्ट और भी आगे पड़ा। तो नेशनलिज्म का फीलिंग का स्टार्ट लैंग्वेज से हुआ था। तो ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।